नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आगामी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो सीरीज है वो आप सभी के लिए प्रारंभ की है। और ये जो सीरीज है वो टॉपिक वाइज है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपको जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश मैंने इस टॉपिक इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किया है। तो देखिए, इस सीरीज को यदि आप ज्वाइन करते हैं यदि इस सीरीज को आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और जो टेट जो अभी जुलाई में होने वाली है, और इसके अलावा सी टेट, इन सभी की अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। यह मेरा दावा है, यह मैं आपसे दावा करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सभी परीक्षाओं के संस्कृत के जो सिलेबस है उस सिलेबस का निचोड़ मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सीरीज़ से लाभ उठाएंगे, इन प्रैक्टिस सेटों से आप लाभ उठाएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए लाभकारी होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है, वो प्रत्येक टॉपिक से, यानी कि एक एक टॉपिक से आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। प्रत्येक टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने संभावित प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का मैंने इसमें समावेश किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लाभ उठाइए इन प्रैक्टिस सेट का। और अपने जो मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में आज का अपना ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है स्वर प्रकरण, यानी कि स्वर प्रकरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का मैंने अपना इस वीडियो में समावेश किया है। तो इसी क्रम में आज का अपना ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, स्वरों का अपर यानी कि दूसरा नाम क्या है? स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अच। अच एक प्रत्याहार है जिसमें स्वरों की गणना की जाती है और स्वरों को अच भी कहा जाता है। और एक है हल। तो हल में क्या आता है? हल में आते हैं व्यंजन। जितने भी व्यंजन होते हैं वो अपने हल प्रत्याहार में गिने जाते हैं और उनको हल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्वर है उनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है और उनको अच कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्वर कितने हैं? देखिए, स्वर कितने हैं, अगर हम माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार बात करें तो उनके अनुसार स्वरों की संख्या है 9। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। और वैसे कुल अगर हिंदी में अपने स्वर पूछे तो वो है 13। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं मूल स्वर? तो मूल स्वर होते हैं 5। विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, संयुक्त स्वर यानी कि मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं बताइए? जो 2 वर्णों के योग से बने हैं उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर बताइए? तो यहाँ पे देखिए अपना विकल्प नंबर 1, ए, ओ, ऐ और औ, ये संयुक्त स्वर की गिनती में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? कौन सा स्वर है जो दीर्घ नहीं होता है बताइए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, लृ। इसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किन स्वर वर्णों का ऋस्व नहीं होता? कौन से स्वर वर्ण है जिनका ऋस्व यानी कि छोटा नहीं रूप नहीं होता है बताइए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, ए, ओ, ऐ और औ, इनका ऋस्व यानी कि छोटा रूप नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? ऐसे कौन से दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? बताइए, जिनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, री और री, इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है, तो ये आपस में सवर्णी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए, इनका जो उच्चारण स्थान है तो वो है कंठ है। एक सूत्र है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि ए, आ और इसके अलावा जो कवर्ग है उस पूरे का पूरे कवर्ग का, और जो विसर्ग है, विसर्ग और जो है वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है माना जाता है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, इच्चु यसानाम तालु, यानी कि दीर्घ ई, ऋस्व ई और दीर्घ ई और इसके अलावा पूरा का पूरा जो चवर्ग है, ये पूरा चवर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, और ये जो एक स है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान माना जाता है। उ और दीर्घ उ जो है इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? उपपद्मानिया नाम ओष्ठो, यानी कि ओष्ठ, होठ, इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 है, लरी का उच्चारण स्थान क्या है? लरी, बताइए। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, लृतुलसानाम दंता, यानी कि ये जो लरी वर्ण है ये और पूरा का पूरा तवर्ग और ये कि ये स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, ये तालव्य वर्ण है, सॉरी ये दंत्य वर्ण है। तो विकल्प नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है, ये क्या है? दंत्य वर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, री और दीर्घ री, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक सूत्र है, ऋतु रसाना मूर्धा, उसके अनुसार इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, ठीक है। री और दीर्घ री, इसके अलावा जो टवर्ग है वो टवर्ग और एक ये वाला श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये मूर्धा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है क्या है? देखिए, सबसे पहले बात आती है ए बनता किन किन से है। तो देखिए, ए बनता है ए धन ई से, ए धन ई बराबर ए बनता है। अब देखिए जो ए है ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, ये कंठ वर्ण है। और उसके बाद में ये है ई, तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का है तालु, इच्चु यसानाम तालु, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए और ऐ हैं तो इनके उच्चारण स्थान क्या हो गए? कंठ तालु। तो विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 है, ओ और औ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए, ओ और औ किन किन से बनते हैं? तो ये बनते हैं ए प्लस ई से, ए प्लस ई बराबर, सॉरी ए प्लस ऊ बराबर ओ, ए देन ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो ए तो क्या हो गया? कंठ वर्ण हो गया, और ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। तो इन दोनों का जो उच्चारण है वो होता है कंठोष्ठ। विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? इनमें से कौन से सवर्णी नहीं है वो बताने हैं आपको, ठीक है।
देखिए ई सवर्णी है, सवर्णी है और री इनकी भी सवर्ण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर डी अपने बचा, ये राइट आंसर है। ए और ओ ये दोनों क्या है, सवर्णी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। तो स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 19, री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं। री और री सवर्ण संज्ञा मानी जाती है इन दोनों की, तो इनके परस्पर कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 30 भेद। विकल्प नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20, ए, ई, उ और री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं। इनके प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ए, ई, उ और री ये जो है वर्ण है, इन वर्णों के कितने भेद माने गए हैं, बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि इसके जो भेद हैं वो माने गए हैं 18 है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, ए, ओ, ऐ और औ इन वर्णों के कितने भेद माने गए हैं या कितने भेद होते हैं, बताइए। तो ए, ओ, ऐ और औ इन वर्णों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 12 है। कितने होते हैं, 12 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, बताइए। स्वरों का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से हुआ है। तो स्वरों का विभाजन हुआ है 3 प्रकार से। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि स्वरों के कुल यत्न कितने हैं, अगर यत्न पूछ ले, यहाँ पे यत्न पूछ ले, ठीक है, कि स्वरों के कुल यत्न कितने हैं, तो वो है 4 यत्न है। 3 तो बाह्य यत्न है और 1 है आभ्यंतर यत्न। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्नों को पढ़ करके आपके जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देवें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमको नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता है वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो द्विमात्रिक स्वर हैं वो कहलाते हैं दीर्घ। द्विमात्रिक स्वर दीर्घ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है। तो त्रिमात्रिक जो स्वर होते हैं उनको कहते हैं प्लूत। एक मात्रिक को ऋस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लूत कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्लूत है इसका चिन्ह होता है हिंदी का, ये जो 3 है ये प्लूत का ही चिन्ह माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। वेदों में किन स्वरों का प्रयोग होता है। तो वेदों में होता है प्लुत स्वरों का प्रयोग। ठीक है। प्रत्येक स्वर के आगे अगर हम ये हिंदी का 3 लगा दें तो वो स्वर क्या होता है, प्लुत हो जाता है। तो इनका प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। कौन से स्वर हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए और ओ, यानी कि विकल्प नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ए ओ इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। कौन से स्वर है जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है। तो वो है आ, ऐ
और औ इन तीन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। माहेश्वरी सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? जो माहेश्वरी सूत्र है उनमें स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? बताइए, कितने सूत्र हैं जिनमें स्वरों की गणना की गई है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार? तो यहाँ के जो शुरू के 4 सूत्र हैं उन 4 सूत्रों में माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। और जो अंतिम 10 सूत्र हैं, कुल देखिए इसमें कुल 14 सूत्र हैं, ठीक है। शुरू के 4 हैं वो तो हैं स्वर विधायक, और जो अंतिम 10 हैं वो है व्यंजन विधायक। तो शुरू के जो 4 सूत्र हैं उनमें स्वरों की गणना की गई है। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का समावेश भी मैंने इस टेस्ट में आपके लिए किया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है उनके वर्ग कितने हैं? बताइए, 2, 5, 4 या फिर 3? कितने वर्ग हैं स्पर्श व्यंजनों के? तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी यानी कि 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग व्यंजन है। ग व्यंजन क्या है? अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन? बताइए। तो यहाँ पे जो ग है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न में पूछा है कि अंतःस्थ वर्ण है, तो अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? बताइए। जिनका उच्चारण करने पर हवा जो है बाहर नहीं आती है, मुख के अंदर ही घूमती रहती है, ये वर्ण कौन से हैं? तो ये है य, र, ल, व। ये क्या है? अंतःस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इनमें से? बताइए। तो ऊष्म व्यंजन है श, श, स और है। विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए, ये जो श है इसको बोलते हैं तालव्य श, ठीक है। इसको बोलते हैं मूर्धन्य श और इसको बोलते हैं दंत्य श। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से स्वर ऋस्व नहीं होते हैं? कौन से स्वर है जो ऋस्व यानी कि छोटे नहीं होते हैं, जिनका छोटा रूप ऋस्व रूप नहीं होता है? वो कौन से ऐसे स्वर हैं? बताइए। तो वो है ए, ओ, ऐ और औ। इनका ऋस्व रूप या ऋस्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित सभी वर्ण स्वर कहलाते हैं, और अच प्रत्याहार में ये जो वर्ण है ल, ये नहीं आता है, ये व्यंजन में आता है, ये हल प्रत्याहार में आता है। तो हल जो है, ये ल जो है वो स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय मिलकर बना है। क्षय किससे मिलकर बना है? तो क्षय जो है वो बना है क और श से मिलकर के। विकल्प नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण है, कौन से है अंतःस्थ वर्ण? तो देखिए, अंतःस्थ वर्ण जो है वो है य, व, र और ल। ये अंतःस्थ वर्ण है। अगला अपना प्रश्न है, अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है वो बताना है। ख, ज, झ या फिर भ? तो देखिए, यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन है वो है ज, और उसका उच्चारण भी ज ही किया जाता है। ये बनता है ज धन य से, ठीक है। इन दो वर्णों से मिलकर के ये जो ज है इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कौन स्वर नहीं होता है? कौन स्वर नहीं होता है? बताइए, कौन सा स्वर नहीं होता है? स्वर मतलब ऋस्व नहीं होता है, ठीक है। कौन सा स्वर ऋस्व यानी कि छोटा नहीं होता है? रि, री, उ या फिर ओ? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, ओ ऋस्व नहीं होता है, केवल दीर्घ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है, बताइए। संस्कृत में अयोगवाह जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो अयोगवाह है 4। विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों जिनको अच कहा जाता है की संख्या है कितनी है? तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है ऊष्म वर्ण, बताइए। श, य, स या फिर है। तो यहाँ पे देखिए, स भी ऊष्म वर्ण है, ये भी ऊष्म वर्ण है और ये है भी ऊष्म वर्ण है, जबकि ये जो है ये क्या है? अंतःस्थ वर्ण है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी ऊष्म वर्ण नहीं है, यानी कि यह ऊष्म वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताइए। क, प या फिर ट। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? ये देखिए, क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं, जितने भी हल वर्ण हैं, वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन से जो वर्ण हैं यहाँ पे अपने ऑप्शन में जो क से म तक से क से लेकर के म तक के वर्णों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, बताइए। तो वो वर्ण है ये, यानी कि विकल्प नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ये ऊष्म वर्ण सॉरी स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ग जो है उसके वर्ण जो है वो क्या कहे जाते हैं, बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। तो वो कहलाते हैं अपने स्पर्श व्यंजन। तो क भी क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क वर्ग पूरा का पूरा क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो साथियों, ये थे आज के अपने पहला टॉपिक, यानी कि स्वर, जो स्वर प्रकरण है उसके कुल 45 प्रश्न। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम लेंगे व्यंजन के प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर वास्तव में आपको लगे हैं अच्छे हैं तो अपने साथियों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें और परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किया है आपने तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।